जय स्वदेशी। जय स्वदेशी। यहां पर उपस्थित मेरे पत्रकार साथियों, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम गुप्ता दीदी श्री, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैदराबाद से राघव जी, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जगत चौहान जी, राष्ट्रीय सचिव निगवेंद्र श्रीवास्तव जी, यहां पर उपस्थित हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता विजय सक्सेना जी और जो भी उपस्थित पार्टी के सभी लोग हैं, यहां पर सबका स्वागत है। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम शुरू करते हुए आप सबका बहुत ही हार्दिक अभिनंदन और वंदन करते हैं। साथियों, आप सभी को पता है कि भारतीय स्वदेशी कांग्रेस को अच्छी जीत मिली पीछे मध्य प्रदेश के एमसीडी चुनाव में। उत्तर प्रदेश में भी आप सबने समर्थन दिया और अभी तक पार्टी 2 वर्षों में 7 राज्यों में अपनी पहचान बना चुकी है। और अब चूंकि ये पार्टी लोकसभा चुनाव में चुनाव जीत करके भारत देश के अंदर जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो जरूरतें हैं, जो चेंजेस, जो बदलाव के लिए भारतीय स्वदेशी कांग्रेस का हम लोगों ने निर्माण किया है, सभी ने आप सबके सहयोग से हम उस पर चर्चा करते हैं। अपने विजन और मिशन के ऊपर हम आज बात करते हैं। देखिए, भारतीय स्वदेशी कांग्रेस का जो मुख्य एजेंडा है, हम स्वदेशी स्वराष्ट्र चाहते हैं। हम भारत देश को पूरे विश्व में विश्वगुरु बनाना चाहते हैं। हम ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले आप पत्रकार भाइयों से लेकर के, मैं से लेकर के मेरे देश का विकास हो, स्वदेशी स्वराष्ट्र की स्थापना हो, तभी ये भारत देश आर्थिक दृष्टि से संपन्न बनेगा, तभी इस देश को आगे बढ़ाया जा सकता है। हम लोग आज ये घोषणा करते हैं कि हम इस भारत देश को आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र कराने के लिए आर्थिक स्वतंत्रता का अभियान शुरू करते हैं। अभी पीछे हमने सोचा कि हम लोग स्वदेशी सत्याग्रह आंदोलन करें, लेकिन पता लगा कि भारत देश में अब स्वदेशी सत्याग्रह कोई नहीं कर सकता, उस पर बैन लगा दिया गया। बड़ा दुर्भाग्य है कि अपने देश को बढ़ाने के लिए संघर्ष नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी लीगल प्रोसेस के अंदर रहते हुए, चूंकि हम लोग देश को नैतिकता का पाठ पढ़ाते चले आए हैं, देश को आगे बढ़ाना है, इसलिए हम लोग आर्थिक स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने के लिए भारतीय स्वदेशी कांग्रेस संपूर्ण भारतवर्ष में प्रत्येक गांव के अंतिम व्यक्ति के लिए आगे आ रही है। ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज बेरोजगार भारत है। हमने 4 मुख्य पॉइंट इसके लिए है रोजगार के लिए। हम ये क्यों कर रहे हैं आर्थिक स्वतंत्रता के लिए संघर्ष? क्योंकि आज बेरोजगार भारत है और बेरोजगार भारत का उपाय क्या है? उसके लिए जिस दिन से ये पार्टी बनी थी, हमने कहा था कि हमारी सरकार जहां जहां भी बनेगी, हम रोजगार गारंटी विधेयक लगाएंगे। और रोजगार गारंटी विधेयक का मतलब क्या है? ये हर घर रोजगार मुहैया कराना चाहते हैं। मैं 1991 से कहता आ रहा हूं कि भारतवर्ष को अगर प्रत्येक गांव में खुशहाली लानी है तो हमको घर घर रोजगार, हर घर रोजगार, घर घर उद्योग, हर घर उद्योग के एजेंडे को पकड़ना पड़ेगा, उसको अपनाना पड़ेगा। सभी लोगों का आर्थिक विकास तभी संभव हो पाएगा। तो हर हाथ रोजगार, यह योजना हम चालू कर रहे हैं। इसके लिए भारतीय स्वदेशी कांग्रेस आगे आ रही है। दूसरी बात, हम ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि डूबता है भारत का व्यापार, डूब रहा है व्यापार भारत देश का। तो भारत देश को डुबाने का जो षड्यंत्र लोग करना चाहते हैं, उनके खिलाफ है। हम अपने देश का रोजगार खत्म नहीं होने देंगे, उसके लिए सुधार करेंगे हम लोग भारत देश के रोजगार को, व्यापार को, प्रत्येक व्यक्ति को
क्या है, तीसरी बात क्या है कि हमारे देश का जो उद्योग है, जो स्वदेशी उद्योग है, जिसको हम बढ़ाना चाहते हैं, वो भी खत्म होता चला जा रहा है। चारों तरफ आप देख रही हैं निज नए कानून, निज नए रेट, जीएसटी की परेशानियां, सर्वर की परेशानियां, आईटी उद्योग की परेशानियां। ये डिजिटलाइजेशन के चक्कर में चाहे कुछ भी आप बंद कर लो, देश नहीं बंद होने दूंगा। ये संजय अग्रवाल का वादा है आपसे। जेबें खाली कर दो, गुल्लक के पैसे तोड़ दो, सारे पैसे अपने उपयोग में लगा लो, लेकिन देश का अर्थ व्यवस्था, क्योंकि मैं पूरे जिंदगी व्यापार उद्योग को प्रोटेक्शन देता रहा हूं, किसानों को, जवानों को के लिए लड़ता रहा हूं, मैं खुद एक किसान हूं, तो ये देश नहीं डूबने दूंगा। ये जो हमारी अनऑर्गेनाइज ताकत है, चाहे कृषि की हो, चाहे उद्योग की हो, चाहे व्यापार की हो, इसको खत्म हम नहीं होने देंगे। इसके लिए किसी भी सीमा तक जाना पड़े, हम संघर्ष करेंगे। चौथी बात, जो महिला आरक्षण बिल की है, जो अभी तक लागू नहीं हो पाई, क्योंकि पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम गुप्ता जी का विजन और मिशन है कि महिलाओं को सशक्त करना, उनको आर्थिक दृष्टि से मजबूत करना, उनकी स्वतंत्रता के लिए काम करना और उसके द्वारा देश को मजबूत करना। तो इसके लिए हमारी मांग है कि महिला सशक्त बने, सशक्त भारत बने और एमपी और एमएलए के चुनाव में 33% महिलाओं का आरक्षण लगे। यह हमारी मांग है। हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जो है वो कुछ बात करना चाहते हैं आपसे। डियर फ्रेंड्स एंड जर्नलिस्ट मित्रों, हमारे पार्टी प्रमुख श्री संजय अग्रवाल जी और जातीय अध्यक्ष दीदी पूनम गुप्ता जी and all other party members. Today, after 75 years of our independence, now we are into 76th year. We have seen hundreds of parties is coming into this country, ruling multiple national parties, but still we can say that the purpose of the constitution, purpose of the democracy is still not been seen in this country. I am just questioning you, are you people happy? Are you people happy with the services of the government at your village level, Sarpanch office, or at your mandal level, district level, or any level, in the courts, in the assemblies, in the secretariats, wherever you go for some service, are you getting any proper response? Is it possible in this country? Is this the purpose that we have got the democracy and so many freedom fighters fought for this country? So there is a lot of lack of service for the citizens in this country. The reason is simple, that the citizen is away from politics, political are away from the government administration, and government is away from citizen service. In turn, we are facing day-to-day problems and nobody is there to care of us. In this matter, we all, people like us, we all together, we have decided to form a new party where every citizen will become a member and every citizen will participate in the decision makings of the country, and so that there won't be any gap between the citizen and the politics and government and the citizens. With this agenda, in a professional approach, we want to make the reforms in the administration and the system of this country. So I would like to inform each and every citizen of this country and also the journalists here that this party is mainly focusing on empowering every citizen of this country. There should be a response, respect and recognition to every citizen, so that the real value of the independence, the real value of the democracy we can see in this country. That's how I joined this team to develop together for the united and secular nation India.
एक आदमी ने किसी बात में झगड़ा किया, दूसरे ने कहा कि मैं ये नहीं होने दूंगा, उसकी सरकार बनी, उसने वही एजेंडा लागू कर दिया। नया क्रिएटिव कुछ नहीं है, सृजन कुछ नहीं है, देश के निर्माण के लिए नहीं, व्यक्ति अपने खुद के निर्माण के लिए लगा हुआ है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या है कि पहले परिवारों की सरकार बनती रही, अब व्यक्तिवादी सरकार बन रही है। और हम क्या चाहते हैं आप सबके साथ मिलकर के? हम ये चाहते हैं कि अब नहीं चलेगी, नहीं बनेगी व्यक्तिवादी व्यक्तियों की सरकार। अब नहीं चलेगी, नहीं बनेगी, ना बनने देंगे व्यक्तिवादी व्यक्तियों की सरकार, न परिवारवादियों की परिवारवादी विदेशी सरकार। अब बनेगी स्वदेशी, हमारी आप सबकी भारतीय स्वदेशी कांग्रेस की स्वदेशी सरकार, स्वदेशी सरकार, स्वदेशी सरकार। बोलिए, आप लोगों को चाहिए कि नहीं चाहिए अपने देश की सरकार? आप पत्रकार भाइयों, मैं आप ही लोगों से पूछता हूं, चाहिए ना देश की सरकार? विदेशी सरकार कौन सी है? विदेशी सरकार जिसमें विदेशी लोग शासन करे, जिसमें विदेशी पॉलिसी के शासन करे। अभी हमारे देश में किसान बिल क्या था? ये विदेशियों के द्वारा लाया हुआ ही तो बिल है कि आप दो कॉर्पोरेट के हाथ में आप इसको आप कंट्रोल कर ले, और हमारा जितना यहाँ पे किसान भाई है वो अनऑर्गेनाइज हो जाए, से अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज कर दे, उनको षड्यंत्र के जरिए कंट्रोल में कर दे। भारत देश किसी के कंट्रोल में नहीं आएगा। चाइना और पाकिस्तान जैसे दुष्चारी लोग कंट्रोल करने के लिए प्रयास कर रहे हैं ना भारत देश को। भारत ने कई बार रगड़ करके ठोका है उसको। कहने का मतलब यह है कि इस भारत देश में अब स्वदेशी काम आगे बढ़ेगा, आपके लिए काम। आप पत्रकार भाई हैं, मैं आज पूछता हूं, इतने वर्ष हो गए, 75 साल, हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, क्या पत्रकारों के लिए कोई बिल आया? आपका आर्थिक ढांचा मजबूत करने के लिए कोई बिल आया? अभी तक नहीं आया। भारतीय स्वदेशी कांग्रेस पत्रकारों के रोजगार को सुरक्षित करने के लिए बिल लेके आएगी। कम से कम आप लोगों के घरों में एक सभ्य समाज के हिसाब से 50,000 60,000 रुपया महीने में आमदनी पहुंचे। आप लोग इसके लिए, हम लोग संघर्ष करेंगे आपके लिए। बोलिए, आपको चाहिए कि नहीं चाहिए 50-60,000 रुपए कम से कम महीने में तनख्वाह? निश्चित रूप से चाहिए, ज्यादा चाहिए। सत्ता में आने से पहले सभी पार्टियां कहती हैं सर। हम ऐसे नहीं, हम संजय अग्रवाल हैं, हम जो कहेंगे वही करेंगे। आप ले आइए, आज तक हमने पीछे जो 30 साल पहले कहा था कि हमारी सरकार बनेगी, हम स्मार्ट गांव बनाएंगे। हम आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं स्मार्ट गांव के लिए। हमने कहा था कि हम वृक्षारोपण करेंगे। हम गुजरात में भी जाके स्टार्टअप ग्रीन गुजरात कराए, 1 करोड़ वृक्षारोपण का अभियान छेड़ा। कहने का मतलब जो कहो वो करो, ये वही लोग कर सकते हैं जिनके वर्ष की कीमत है। ये आपका विवेक है कि आपको समझना देश कहां जाएगा। अच्छा, आप बताइए, सड़क पे जाते हैं अब ये कानून ले आई है सरकार दिल्ली की, है नकल करती है दूसरों की। 10 साल के बाद डीजल का गाड़ी नहीं चलेगा। अरे भाई, क्यों नहीं चलेगा? अगर वो गाड़ी मेंटेनेंस है, उसका फिटनेस है, तो आप क्या कोई गाड़ी अपना कसूर के पैसे से खरीदता है? आम में थोड़ी खरीद रहा है कोई गाड़ी। आपने कहा 10 साल बाद गाड़ी नहीं चलेगा। किसको अधिकार है ये कानून लाने का? जनता से बड़ा कानून कुछ नहीं है। अभी आप कहते हैं कि जन सेवक, मजाक करते हैं। मैं कहता हूं सारे सरकारी अधिकारियों को सीओजी नंबर मिला हुआ है। सबके लिए तय है कि भाई 3 से 5 डेली जनता की समस्या सुनेंगे। अरे जनता तो 5 बनवा के अंदर बिल्डिंगों में नहीं घुस पाती। इसको कौन सुरक्षित करेगा? गुड गवर्नेंस कौन लाएगा? उसके लिए है भारतीय स्वदेशी कांग्रेस। हम इसके लिए संघर्ष करेंगे कि प्रत्येक सरकारी आदमी 3 से 5 खुलेआम बैठ करके जनता की बात सुने, उसका निपटारा करे। नहीं करेगा तो उसके लिए भी एक गारंटी विधेयक लेके आएंगे जनता का। अभी उन लोग सड़क पे गए, 10 साल में गाड़ी नहीं चलेगी। कहीं गाड़ी सड़क खराब है, टैक्स सबसे आप लेते हैं, गाड़ी ठुक गई, आदमी मर गया, उसके लिए कौन जुर्माना देगा? हमारी सरकार बनेगी तो सरकार जुर्माना देगी। जैसे जनता से सरकार जुर्माना वसूलती है, वैसे ही जनता को के हित में सरकार को जुर्माना देना पड़ेगा। तभी तो कार्य पद्धति स्ट्रांग बनेगी। जिस आदमी की गलती से, अधिकारी की गलती से वो सड़क खराब है, जिस ठेकेदार की गलती से सड़क खराब है, तभी तो उसको सजा मिलेगी। ये सब आप लोग चाहते हैं तो हम आपके साथ आए हैं।
तेलंगाना का चुनाव लड़ेंगे, आंध्रा का चुनाव लड़ेंगे, हरियाणा का चुनाव लड़ेंगे, पूरी ताकत से लड़ेंगे। ताकत में लोग जुड़ते जा रहे हैं, लोग आ रहे हैं, हमारी विचारधारा से सहमत हो रहे हैं। भारत देश में जहां भी हमको कैंडिडेट मिलेंगे, आप सबके सहयोग से मिलेंगे, हम देश का वो सभी चुनाव लड़ेंगे। भारतीय स्वदेशी कांग्रेस अपनी किसी भी प्रकार की नीति से, सिद्धांत से कोई समझौता नहीं करेगी। किसानी को का औद्योगिकरण करना चाहिए। क्या करना चाहिए? किसानी का औद्योगिकरण करना चाहिए। ये हमारा शब्द है, स्मार्ट गांव संजय अग्रवाल का शब्द है। पहली बार हमने कहा था प्रत्येक गांव के अंतिम व्यक्ति को आर्थिक दृष्टि से सशक्तिकरण बना करके, प्रदान करके, रोजगार मुहैया करा करके आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करेंगे। किसी को 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, 1 किलो दाल दे करके कोई आत्मनिर्भर भारत बनेगा क्या? रोजगार, सुरक्षित रोजगार, किसानी को बनाइए औद्योगिकरण, अच्छी बीज दीजिए। वहीं पे हर किसान के पास एक फैक्ट्री लगाते हो, 2000 स्क्वायर फुट में, 5000 स्क्वायर फुट में फैक्ट्री लग जाती है। क्यों नहीं ऐसी व्यवस्था करते जिसके पास, किसान के पास 10 एकड़, 20 एकड़, 5 एकड़, 1 एकड़, कई एकड़ जमीन है, वहां उद्योग लगाओ। किसानी जो उसकी उपज होती है उसको फैक्ट्री वहीं लगवाओ, पूरा देश खुशहाल बनेगा। वो योजना संजय अग्रवाल के पास है, किसी के पास हो। मैं तो चैलेंज करता हूं भारत देश के जितने भी नेता, जितने अधिकारी हैं, लाइव बैठिए, चर्चा करिए, आइए बात करिए, सोल्यूशन मैं दूंगा आपको, और ना दे पाऊं तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। जी बोलिए। सर, आपको जनता वोट क्यों देगी? अच्छा ठीक है भैया। क्यों देगी जनता आपको वोट? आपने राष्ट्रीय हित में अभी तक क्या कार्य किए हैं? हमने जनता के हित में। अच्छा, हमारी बहन पूछ रही है राष्ट्रीय हित में हमने क्या कार्य किया, तो वैसे तो अपनी तारीफ नहीं करनी चाहिए, लेकिन कुछ कार्य बहन को बता ही देते हैं। देखिए, भारत देश में सबसे पहले जो हम बच्चे थे, हम पढ़ते थे, अभी 12 भी पास नहीं किए थे, तो हम बनाए थे गौरक्षक दल। भारत देश के गाय माता को संरक्षण और संवर्धन प्रदान के लिए बनाए गौरक्षण दल, और आज कई गौशालाओं को सुरक्षित संवर्धित करते हैं। नंबर 1। नंबर 2, पर्यावरण के लिए बनाए ग्लोबल वार्मिंग समिट, अखिल भारतीय व्यापार महासभा का उप संगठन। उसके जरिए हमने कहा, इसी प्रेस क्लब में यहीं खड़े होकर के हमने इसकी शुरुआत की थी। पीपल का वृक्ष लगा करके हमने कहा था कि हम 20 करोड़ वृक्ष लगाने का अभियान चलाते हैं, और हमने 18 स्टेट में स्टार्टअप ग्रीन शुरू किया। सबसे पहले स्टार्टअप ग्रीन गुजरात किया, ठीक है। फिर गरीबों को देखते थे, ट्रेन से चले बचपन में तो देखा गरीब लोग खाने के लिए बैठे भीख मांग रहे हैं, इस देश में कोई उनके लिए सोच नहीं रहा, तो बनाए रोटी बैंक। हम संस्थापक हैं उसके, रोटी बैंक की स्थापना की है भारत देश में। आज बड़ा खुश होते हैं, बहुत सा रोटी बैंक चल रहा है। हमें लगता है चलो हमारा मुकाम, हमारा अभियान सफल होता महसूस हो रहा है। फिर बनाए, सुन लीजिए, 1 मिनट 2-4 और बता दीजिए। फिर लोग बोले विदेशी के लिए काम कर रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी आई, हमें कब्जा कर ली थी। हमारे पिताजी के और पिताजी के लोग हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बताते थे, हमारे नाना बाबा दादा, तो बनाए स्वदेशी संगठन, और राजीव दीक्षित जैसे महान लोग उसमें साथ में जुड़कर काम किए। तो हम लोग को ऐसे कई 283 संगठन बना दिए, 283 आंदोलन कर दिए। आज और मौका मिलेगा तो और आंदोलन करेंगे। देश की जनता को संरक्षण और संवर्धन देने के लिए हम अपने को जिम्मेदार समझते हैं। हम कुछ हो, आप ये प्रश्न क्यों नहीं पूछते? रोज जाते हैं पत्रकार बनकर तमाम सभाओं में, पूछते क्यों नहीं कि जीएसटी लगाओ तेल के अंदर? क्यों नहीं पूछते? पूछता हूँ। तो लगवाओ ना भैया, हम साथ हैं आपके। क्या है उसके ऊपर टैक्स लगाया गया, तो कुछ पत्रकारों ने हमको लिख करके हमारे दफ्तर में दिया कि भैया आप पत्रकार हैं, पहले कहते हैं तुमको वो देंगे एडवर्टीजमेंट और डीएवी, वो लगा दिए, ठीक है। और उसके बाद जब टैक्स लगा दिया तो लोग हमारे पास आए, हमने लड़ाई की, पीछे हट गया था, पता नहीं दोबारा लगा दिया तो हमको पता नहीं, ठीक है। तो ये संघर्ष एक दूसरे को मिलकर करना पड़ेगा, देश के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, व्यक्ति के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। ईवीएम जैसे पहले लोग, पीछे कुछ सवाल है, एक मिनट का उत्तर संक्षेप में। पहले लोग क्या करते थे कि ईवीएम जो है, जैसे पहले वोट बैलेट को कब्जा कर लेते थे, ऐसे कुछ लोगों के पास ईवीएम की मशीनें हैं, वो भी समय पा करके ईवीएम की मशीनें राज विराज सहयोग से सरकार से बदल लेते हैं। ऐसा मेरा आइडिया है, ठीक है। और ईवीएम में बैठकर सॉफ्टवेयर में कोई टेक्नोलॉजिकल फेल कर दे, मैं इसको नहीं मानता। ईवीएम चले लेकिन थोड़ा सा पारदर्शिता चले। आज का देश का मैक्सिमम प्रॉब्लम है संसद से ही है। हमारे अंबेडकर जी, पूज्य अंबेडकर जी जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, इसमें मेजर रिस्पांसिबिलिटी दिया है
कॉन्स्टिट्यूशन में देश को चलाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी संसद का है। मैक्सिमम देखते तो इसको सुधारना है। पार्लियामेंट में ऐसा जैसे अभी चर्चा चल रहा है ऐसा चर्चा चलना चाहिए, असेंबली में भी ऐसा चर्चा चलना चाहिए, टॉपिक पे चर्चा चलना चाहिए। जो एमएलए है एमपी है वो लोग भी इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। छोटी सी बात है कि जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है मेरे हिसाब से पार्टी की विचारधारा यह है कि अगर जो भ्रष्टाचार हमारा शुरू होता है वो राजनीतिक भ्रष्टाचार है, तो सबसे पहले एजेंडा में हमारा ये शामिल है कि हम राजनीतिक भ्रष्टाचार को बिल्कुल मिटा देंगे। हम जो अभी 2024 में जिन प्रत्याशियों का चुनाव कर रहे हैं तो हम कोशिश में हैं कि वो प्रत्याशी सभी प्रत्याशी खुद सक्षम हो, पैसा नहीं दे। एक्चुअल में होता क्या है कि हमारे देश में अब ये प्रथा हो गई है कि वो जो प्रत्याशी खड़ा होके चुनाव लड़ता है उसके बाद वो जीत जाता है, आप बिठा देते हैं उनको विधानसभा और संसद में बिठा देते हैं, लेकिन उनका कार्य सिर्फ इतना रहता है 5 साल कि हम कैसे पैसे कमाएं और पैसे कमा के हम कैसे दूसरी बार चुनाव के लिए अपना टिकट खरीदें। जो ये सच है और वहीं से भ्रष्टाचार शुरू होता है और क्षेत्र का विकास बिल्कुल असंभव है, होता ही नहीं है। तो हमारी पार्टी सबसे पहले यही एजेंडा है कि हम अपने जो अभी 24 में जिसको भी खड़ा करेंगे तो उसमें ऐसे प्रत्याशी को चुनेंगे जो होते हैं जो समाज सेवा कर रहे हैं लेकिन चुनाव नहीं लड़ना चाहते, क्योंकि आप जिसको चुनाव लड़ाएंगे चुनाव के लिए मैडम करोड़ों रुपया चाहिए आपको प्रचार के लिए। बिल्कुल आप सुनिए भाई साहब, जो हमारे मीडिया साथी हैं उनका भी कुछ काम है। ये सवाल जो है बहुत अहम होते हैं। आप चुनाव मैदान में उतरना चाह रहे हैं या उतर चुके हैं, इसके लिए एक बड़ा बजट, एक फाइनेंसर की जरूरत है। दूसरी बात आप कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार खत्म करने की, करप्शन को कम। केजरीवाल भी आए, करप्शन का नारा दिए खत्म करूंगा, पुलिस नहीं, मैं कोई करप्शन की बात नहीं कर रही, राजनीतिक करप्शन की बात कर रही। सत्ता में बैठी हैं, उनने जो कुछ भी सभी ने अच्छे काम किए तो आंसर और खुद कुछ ही नहीं नहीं कर दे पाए, दिया। इतना लंबा क्वेश्चन तो होता है। हम जो जिसने भी अच्छा काम किया है उनके अच्छी कामों को आगे बढ़ाएंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ना वो अर्थव्यवस्था है। पैसा जेब में होगा तो खुशहाली होगी, जेबें खाली होंगी, गुल्लक टूटी होगी, चाहे आपकी हो चाहे इनकी हो चाहे किसी की, तो समय आपका मन भी खराब रहेगा, आपका पूरा सिस्टम खराब रहेगा, आपका पारिवारिक दृष्टिकोण भी खराब रहेगा। पहले पैसे की व्यवस्था करो, देश को आर्थिक दृष्टि से मजबूत करो, उस पर चर्चा होनी चाहिए। अन्य देशों में हमारे देश के लिए जो सत्य में काम करना चाहिए, जो विकास के लिए काम करना चाहिए वो नहीं हो रहा है, लेकिन जिससे हम गौरवान्वित अपने आप को कर पाए। बाहर के लोग हमारे कंट्री को जान रहे हैं, कृपया शांत रहे। हमें तो इस लायक अपनी कंट्री को बनाना है, अपने देश को बनाना है कि लोग हमारे कामों से जाने, ना कि ये डिस्टेंस से जाने या हमारे एडवर्टाइजमेंट से जाने। तो जो स्वदेशी कांग्रेस पार्टी है वो ये चाहती है कि हम अपने स्वदेश के लिए काम करें, क्योंकि हम तो गांव से आए हैं और हमें मालूम है कि गांव में कैसे लोग पढ़ते हैं, कैसी सरकारी व्यवस्थाएं हैं वहाँ की। तो बीएससी जो चाहती है वो निजीकरण नहीं चाहती, वो सरकारी संस्थाओं को मजबूत करना चाहती है। वो चाहती है कि हमारे देश के सभी सरकारी शिक्षा केंद्र जो है वो बहुत ही उचित व्यवस्था हो, उनकी जो भी सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनकी उचित व्यवस्था हो, और जो सड़कें हैं, आप ये समझते हैं कि हम लोग जो भी उपभोक्ता है वो हर चीज की जो उपभोग करता है अनेकों बार उसको अपने टैक्स देना पड़ता है। उसे हम लोड में जाते हैं, जा रहे हैं, टैक्स दिए जा रहे हैं। जहाँ पे हम ये देख रहे हैं जो हमारे फास्ट टैग लगे हुए हैं, हम वहाँ से गुजरते हैं, अगर बाई द वे हमारे उसमें वहाँ उसका अकाउंट खत्म हो गया या कम हो गया तो हमारे फास्ट टैग से वो डबल ले लेते हैं। लेकिन क्या ऐसी व्यवस्था है कि अगर फास्ट टैग की मशीन खराब हो जाती है पुनः हमको वापस करेंगे, नहीं देते ना। ये सारी व्यवस्थाएं हमें बिल्कुल मजबूत करनी है। सुरक्षा देख लीजिए आप, निजीकरण जो हो गया है हमारा, हम दे रहे हैं ना टैक्स, पूरा सब लोग दे रहे हैं, आप लोग भी दे रहे हैं, हर तरह से दे रहे हैं, लेकिन हमें सुरक्षा कितनी मिल रही है? आज हर आदमी सोसाइटी में रहना पसंद करता है क्योंकि वो अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। सोसाइटी में रहता है क्योंकि वहाँ निजी गार्ड की व्यवस्था है, वहाँ पर निजी पानी भी हमें खरीदना पड़ता है, वहाँ पे हमें बिजली भी देनी पड़ती है। सारी जो व्यवस्थाएं सरकार को देना चाहिए वो सरकार नहीं दे रही है, और हम खुद अपने टैक्स देने के बावजूद भी हम सारी व्यवस्था खुद कर रहे हैं। तो ये कहाँ का न्याय है? आप लोग खुद उचित समझें। और जो कहते हैं कि करोड़ों रुपए करोड़पति आएंगे, वो सिर्फ करोड़ों रुपए कमाएंगे और चले जाएंगे, देश की व्यवस्था में कोई सहयोग नहीं करेगा। इसलिए आप सबसे हमारी विनती है कि आप सब
बाकी तो हमारी आंख और कान होते हैं, हर पार्टी के आंख और कान होते हैं। अगर आप भी कमजोर हो जाएंगे, ऐसे सवाल पूछेंगे कि करोड़पति वहाँ इतने करोड़ों रुपए, बताइए चुनाव में करोड़ों रुपए कहाँ लगते हैं, कहाँ आवश्यकता है? शराब खिलाने के लिए आवश्यकता है, लोगों को खिलाने के लिए एक दिन के लिए आप उसको खड़ा करते हैं। जनप्रतिनिधि जो चुनते हैं वो एक दिन के लिए, वो एक दिन आते हैं, करोड़ों रुपए आपको खिला पिला के चले जाते हैं, उसके बाद वो पलट के नहीं देखते। आप सबको पलटते हैं, कभी देखते हैं, आप मिलते हैं कभी? इसीलिए नहीं मिलते क्योंकि हमारी सरकारें भ्रष्टाचार से ऊपर पहुंचती है। जब वो वहां पहुंच जाते हैं तो वो कहती है कि नहीं, जब हमने इतना सबको खिलाया पिलाया तो हम अब उनको क्यों पूछे। ऐसा ना करें। अपने देश जो है स्वराष्ट्र है हमारा, बहुत ही अच्छी भावनाओं से आपस में ऐसा भाव है, इतना प्रेम है हम सब भाइयों और बहनों में, आपस की जो संस्कृति है वो इतनी अच्छी है, तो उस भाव को आगे बढ़ाइए और साथ चलिए। आप सबका साथ बहुत आवश्यक है। अगर आप सब लोग साथ देंगे और जन जन तक हमारी आवाज को पहुंचाएंगे। किसी की प्रॉपर्टी थोड़ी ना है, भगवान सूर्य से मिला है, भगवान सूर्य से भगवा मिला है, नीला रंग जो है आसमान से मिला है। अरे धरती में रहने वाले मेरे भाई, पंच तत्व से आए हो, उसी में जाना है। तो ये सब वहीं से है। ये किसी पार्टी जो है, ये भारतीय स्वदेशी कांग्रेस स्वदेशी विचारधारा की पार्टी है। ये सिर्फ आपकी हमारी पार्टी है, हमारा गठबंधन आपसे। मुद्दा जो बेरोजगारी का है सबसे बड़ा मुद्दा है, और रोजगार गारंटी विधेयक लगा करके देश को खुशहाल करें। और जो टैक्स हम लोग देते हैं उस टैक्स के बदले भारत देश की सरकार आपको उच्च कोटि की शिक्षा व्यवस्था और उच्च कोटि की स्वास्थ्य व्यवस्था सभी का अधिकार के रूप में मिले, फ्री नहीं अधिकार के रूप में मिले, ये हमारी आकांक्षा है। इसके लिए हमने ये पार्टी बनाई है। और रोजगार गारंटी विधेयक लगेगा तो घर घर रोजगार पहुंचेगा, सबको नौकरी, सबको व्यापार करने का मौका मिलेगा, जो करना चाहेगा वो करेगा। सभी के लिए, जैसे पत्रकार भाइयों के लिए मैंने कहा कि 75 वर्षों में आपके लिए कोई बिल आया ही नहीं, कि पत्रकार इतनी मेहनत करता है, चौथा स्तंभ है देश का, उसको किसी भी तरीके से आर्थिक ढांचा उसका कोई मजबूत है ही नहीं। 5,000 10,000 रुपए तनख्वाह देते हो, उसमें कहीं घर चलता है क्या? है ड्राइवर को 25,000 रुपए मिल जाता है, 20,000 30,000 40,000 रुपए मिलता है। तो पत्रकार भाइयों को सभी का आर्थिक ढांचा मजबूत हो, किसानों को मजबूत किया जाए, उनकी जमीनें हड़प करके नहीं, उनको राजनीतिक संरक्षण दे करके, उनको उनके किसानी की जमीन को औद्योगिकरण में बदल करके वहीं उनको उद्योग लगवाया जाए किसान की जमीन के ऊपर। ऐसे बहुत से विचार हैं जिनको हम कंप्लाइंसेस करना चाहते हैं, गुड गवर्नेंस लाना चाहते हैं। सरकार जो नियति जनता के प्रति रखती है, सरकार को वही नियत अपने प्रति भी रखनी पड़ेगी। जनता से जुर्माना लेते हो, जनता को जुर्माना नहीं दोगे, देना पड़ेगा। और हमारी बात यह है कि हम रोजगार गारंटी विधेयक लगाएंगे और सबको खुशहाल भारत के रूप में बदलेंगे। सबको स्वतंत्रता आर्थिक मिलेगी, आर्थिक स्वतंत्रता होगी तो देश बदलेगा और सबका हाल बढ़िया होगा। शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार, 3 चीजें देश को दे दीजिए। और जो नियति है, फिर मैं रिपीट करूंगा, सरकार की जनता के प्रति जो नियति है वही नियत सरकार को अपने प्रति बनानी पड़ेगी। मन का खेल है, नियत का खेल है। भारत देश में जिस दिन नियत ठीक हो जाएगी उस दिन देश अपने आप बहुत बेहतर चलने लगेगा। किसको धोखा दे रहे हो भाई? अब भारत देश की जनता को धोखा नहीं चाहिए। इसके लिए भारतीय स्वदेशी कांग्रेस क्या किए बताओ ना। 2024 में किस में? अरे भाई 2000 के नोट लाए फिर बंद कर दिए, अच्छा काम किया। भ्रष्टाचार को खत्म, मास्टर कार्ड वीजा काहे खत्म किया तुमने? ये भारत देश के अंदर ये नोटबंदी काहे हुई बताओगे? भारत देश के अंदर कैशलेस व्यवस्था क्यों की गई कि तुम्हारी जेबों से तुम्हारी गुल्लक के पैसे तोड़ करके निकाल लिए जाए। अरे उद्योगपति जो अरे काहे का उद्योगपति, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। अभी ई नोट आ जाएगा भारत देश के अंदर, अभी ई नोट आने वाला है, अभी आ जाएगा, आते आते तो आ जाता है। भारतीय स्वदेशी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम जी आज हमारे बीच में हैं। यह मैम जी आपके मेन क्या मुद्दे हैं जिसकी वजह से आप मैदान में उतर रही हैं और भारतीय जनता पार्टी एक बिल्कुल मजबूत स्तंभ खड़ा है और पूरे विकल्प जो हैं वो उन्हीं के पक्ष में हैं और बहुत सी जो पार्टियां हैं जो कई सालों से अग्रसर हैं वो भी उनको हराने के लिए लगी हुई हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या मेन मुद्दे हैं आपके जिस वजह से आप
पार्लियामेंट में पहुंच जाएंगे? देखिए, आज जो समय है उस समय में लोगों के मन में देश की भावना बनाई जा रही है, जिससे लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। इससे अपने ही लोग आतंकवादी घोषित कर दिए जाते हैं। तो ये सारी भाव को, हम भी सनातनी हैं और हम भी हिंदू हैं और हम चाहते हैं इस अपने हिंदुस्तान में रह के, मेरी कोशिश है कि अपने हिंदुस्तान में कम से कम हिंदू इस तरह प्रतीत ना करें कि नहीं हम डर रहे हैं। ये तो बहुत ही दुखद बात है। तो ऐसे भाव बनाए जा रहे हैं, ऐसी चीज़ें करी जा रही हैं जिसको हम चाहते हैं कि ये सब चीज़ें ना हो और हम राजनीतिक भ्रष्टाचार को हटाना चाहते हैं। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो हमारा सृष्टि का निर्माण भी नर और नारी से मिलके ही उसकी निर्माण और व्यवस्था होती है, उसी प्रकार से हमारे देश में भी नर और नारी का भागीदारी राजनीति में बराबरी से होनी चाहिए, जिससे व्यवस्था बहुत ही गौरवान्वित अपनी स्थान बना पाएगा और हम अपने देश को अन्य देशों के सामने काम के आधार पर गौरव महसूस करा पाएंगे, ना कि डिजिटल मार्केटिंग और खुद की ब्रांडिंग के नाम पर हम उसको गौरवान्वित महसूस करेंगे। आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव का आज चल रहा है। जब हम 100वां अमृत महोत्सव काल मनाएंगे और कहीं ना कहीं आपकी पार्टी अगर सत्ता में आ जाती है 2024 में, तो जो 25 साल हैं अभी, उसमें कैसा भारत आप बना देंगे या कैसा भारत आप चाहते हैं? हमारी कोशिश है कि जैसे पहले हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था, क्योंकि उस समय अपने स्वदेश के लिए काम किया जाता था, अन्यथा दूसरे देशों के लिए काम नहीं करते थे। अब समय ऐसा है, जैसे पहले हमारी सत्ता में पार्टी रही है, वो ये ने बनाई थी स्वदेशी भारतीय कांग्रेस पार्टी, तो उसके संस्थापक ही विदेशी थे। उनको पता ही नहीं था कि हमारे देश की गांव कैसे हैं, हमारे देश की क्या आवश्यकताएं हैं। लेकिन हम तो इसी देश में पैदा हुए हैं, छोटे से गांव में पैदा हुए हैं। हमें पता है कि गांव की बारीकियां पता है कि किस तरह से संघर्ष कर रहे हैं गांव के लिए। उसके बाद हम आगे आए, दिल्ली में भी रहे, हम नेशनल सारी जगह पूरे भारत देश में घूमे और देखा हमने कि उसकी बारीकियों को हम जानते हैं। तो स्वतः ही मैं महसूस करती हूँ कि अन्य पार्टियां जो अभी तक सत्ता में रही हैं, उससे अच्छी व्यवस्था हम लोग इसलिए कर पाएंगे क्योंकि हमने उसको जिया है। जब हमने जिया है तो हम 10-11 महीने रह गए हैं इलेक्शन के लिए और पूरी तैयारियां चल रही हैं। तो आपकी जो तैयारी है वो किस बेसिक जो मुद्दा है क्या है उसमें? आज भी हम देख रहे हैं कि बच्चियों से निरंतर रेप, मर्डर और उसके बाद हत्या, और उसके बाद जो है शिक्षा के ऊपर भी कई क्वेश्चन जो हैं अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं। उसके बाद जो है अर्थव्यवस्था को लेके और भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए सोने की चिड़िया था, अब सोने की चिड़िया फिर बनाएंगे। तो कैसे लगता है आपको कि क्या इन सब मुद्दों पे आप लेके आगे जनता के सामने जाएंगे? बिल्कुल, क्योंकि हम देश की बात अभी नहीं करते हैं। हम जो भी अभी लोकसभा चुनाव आने वाला है तो हम क्षेत्र की बात करते हैं। हम जो प्रत्याशी लड़ाएंगे वो क्षेत्र की जनता की समस्याओं को सुनेंगे, समझेंगे और कोशिश करेंगे कि वो क्षेत्र की समस्याओं को दूर करें। जब हम लोकसभा में सांसद में आके बैठेंगे तो जरूर हम देश की उन सारी समस्याओं से निकालेंगे कि क्या क्या समस्याएं कॉमन हैं और हम फिर देश की बात करेंगे। तो 75 साल में क्या अभी तक कोई समस्या का समाधान हुआ नहीं है जो अभी आपकी पार्टी आके उसको करेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सी समस्याओं का समाधान जो हुआ है, सभी ने अपने अपने स्तर से सारी कोशिश की है कि वो बेहतर कर पाए। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो अगर व्यवस्था में बैठे हैं तो बिल्कुल भी नाकाम रहे हैं और उन्होंने अपनी व्यवस्था में कोई योगदान नहीं किया। सबने अपने अपने स्तर का योगदान किया, तो हम सीखेंगे उससे कि उनने किस तरह से अपने देश को अच्छा बनाने की कोशिश करी और उसमें जो कमियां थी उनको आप दूर करेंगे। बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बोलना चाह रहे सारे पब्लिक को इन द कंट्री, वी हैव टू चेंज। अभी हमारा टाइम आ गया है कि हम चेंज करना है पॉलिटिक्स सिस्टम को। हम चेंज करना है, एटलीस्ट अभी तो चेंज करना है, सही आदमी को चुनना है और जो भी पार्लियामेंट में चलता, जो भी देश में चल रहे, हमारा उसमें जिम्मेदारी है। वी आर अ पार्टिसिपेंट। हमारे जो प्रॉब्लम है वो डिस्कस करना है पार्लियामेंट में। ये हम लेके जाने के लिए तैयार है। हम हर एक आदमी से बात करेगा, हमारी टीम बात करेगा और जो भी आपका समस्या है वो हम पार्लियामेंट में चर्चा करेगा, सॉल्यूशन निकालेगा, गुड गवर्नेंस लाएगा, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ लाएगा देश में
पक्का गारंटीड रोजगारी देगा ये कंट्री में। जो अभी हमारा टैक्स वसूल हो रहा है बहुत ज़्यादा वसूल हो रहा है, मगर मिसयूज ज़्यादा हो जाएगा। ये मिसयूज कम करके इसको पब्लिक को फोकस करके देश को अच्छा बढ़ाएंगे और स्वास्थ्य बनाएंगे, स्ट्रांग फाइनेंशियली आदमी को बनाएंगे देश में। ये हमारा मेन मकसद है। फर्स्ट टुडेज प्रेस मीट इज टू make sure that we reach every citizen of this country and let them understand where we are missing to get our rights as per constitution, as per democracy. हम क्यों नहीं पहुंच पा रहे? Why we are not able to receive the respect, at least respect in the nearby government office you go, you don't have any respect, citizen. And you go to any police station, you are afraid to go into your police station to file a complaint. You want to go to some court for filing a case, you don't know when it get out of it. And similarly, when you see any parliament session, assembly session, you don't understand what is going on in the session. You never know that who is going to address all your day-to-day problem, which is in the society. So for all these things, actually there is a solution written in the constitution by Dr. B.R. Ambedkar ji and his team. The purpose of getting the independence is only by implementing this constitution. But just because we are selecting people who doesn't know what it is, and people who are sitting in the parliament, people who are sitting in the assembly, they are making that holy place, the valuable time, is a mess by debating unnecessary things, which is not at all required for the nation. So we are wasting the valuable times, and they never want to focus on the administrative angle of the government. They never focus. They only give pay revision commission, but never check the feedback of the public, whether the public is happy to pay this pay revision commission to the unserviced public servants. Is there anybody questioning this? Nobody. No chief minister questioned today why I should pay pay revision when my people are not. ठीक है, अच्छा ठीक है। Gentle ladies and gentlemen, gentle ladies and gentlemen. जय हिंद।